आज लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में उत्तरकाशी बंद का ऐलान। गंगा घाटी और यमुना घाटी उद्योग व्यापार संघ का निर्णय। बीते गुरुवार अवैध मस्जिद को लेकर सड़कों पर उतरे थे हिंदू संगठन। 26 अक्टूबर को हिंदू जागृति सनातन संगठन करेगा आक्रोश प्रदर्शन। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों और लोगों में पुलिस के लाठीचार्ज की घटना पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई। मंत्री ने कहा, लाठीचार्ज केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य का हिस्सा, किसी भी प्रकार से हिंसक घटना कहना सही नहीं है। इस तरह प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को दिए चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश। लगभग 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती भी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ावे के लिए पर्यटन विभाग की खास पहल विकसित किया जा रहा। नए तकनीक का एक्स्ट्रो टूरिज्म पर्यटकों को कराए जाएंगे। आकाश में तारों के दर्शन। एस्ट्रो टूरिज्म के लिए पर्यटन मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किए उत्पाद। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से किया स्थानीय कारीगरों के तैयार उत्पादों की खरीदने की अनुरोध। 3 साल आगे बढ़ाई गई मलिन बस्तियों के संरक्षण के अध्यादेश सीमा। देहरादून में खुशी में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मुख्य अतिथि। कैबिनेट मंत्री ने कहा, सीएम धामी ने बस्ती वालों को दिवाली में बड़ी राहत दी है। देहरादून में जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और जनगणना संबंधी तैयारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र में सभी मिलकर किसी भी केंद्र से कभी भी जनगणना आदेश जो है वो मिल सकते हैं। 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाई थी जनगणना। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू की AQI मॉनिटरिंग। राजधानी समेत 13 शहरों में होगी 24 घंटे मॉनिटरिंग। देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में शुरू हुई AQI मॉनिटरिंग। दिवाली से पहले और बाद में परखी जाएगी वायु गुणवत्ता की स्थिति। जल्द होगा देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम धामी समेत सभी सांसद रहेंगे मौजूद। दुर्घटना में घायल और सीरियस मरीजों को लाया जाएगा ऋषिकेश एम्स। रामपुर के माल देवता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। रायपुर विधायक, डीएम देहरादून और एसएसपी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे शिकायतकर्ता। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज पथराव के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। गंगा घाटी यमुना घाटी उद्योग व्यापार संघ का यह निर्णय है। जिले के सभी इकाइयों से प्रतिष्ठान बंद का आदेश किया गया है। यमुना घाटी में व्यापार मंडल की कुल 25 इकाई, गंगा घाटी में व्यापार मंडल की 20 से ज्यादा इकाई, सभी नगर इकाइयों का निर्णय और दुकान अब बंद रहेगी। 26 अक्टूबर को हिंदू संगठन जागृति सनातन संगठन का प्रदर्शन है। बड़कोट में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन में आक्रोश है। बीते गुरुवार को सड़कों पर उतरे थे स्थानीय लोग और हिंदू संगठन। उत्तरकाशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, ऐसा हिंदुओं का कहना है, हिंदू संगठन का कहना है और इसी को लेकर वो जन आक्रोश निकालते नजर आए।
तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर बंद का ऐलान कर दिया गया है। लाठीचार्ज और पथराव के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू संगठन और हिंदू जो हैं वो लैंड जिहाद के खिलाफ और मुसलमानों की लगातार बढ़ती संख्या के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और माहौल जो है वो गर्म होता नजर आया। और अब इस पूरे मामले में बंद का ऐलान प्रदर्शनकारी के द्वारा किया गया है, तो वही पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 163 भी लगाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारी को जाने की अनुमति दी गई थी उससे अलग रूट पर वो जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसको किसी भी प्रकार से हिंसक घटना कहना सही नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात से साफ होता है कि उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और इसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्य माना गया है। ये हिंसक घटना कहाँ हुई? कोई हिंसक घटना नहीं हुई। प्रदर्शन हुआ है, उस पर रोकने का प्रयास हुआ है। हिंसक घटना इसको इस रूप में नहीं कह सकते। कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती तो आप उसका परिणाम कुछ और देखते। अब प्रदर्शन के बीच में यदि माना जिस रूट को निर्धारित किया गया था वो रूट से हटके यदि प्रदर्शनकारी जा रहे हैं तो रोकने का प्रयास प्रशासन ने किया। नहीं नहीं, ये खुफिया का कोई विषय नहीं है। लोगों ने जब वहाँ पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने जब प्रदर्शन की अनुमति मांगी, पहले वो अनुमति नहीं मांग रहे थे, फिर बाद में उन्होंने अनुमति चाहिए, अनुमति दी गई। अनुमति देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनको रोकने का, जहाँ वो मस्जिद में बैठे रोकने का प्रयास किया। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कोई खुफिया फेलियर या किस। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। कृष्णा, किस तरह की जानकारी, किस तरह का अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन के द्वारा और स्थानीय हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले लाठीचार्ज की जाती है और अब कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने पुलिस प्रशासन को बचाते और सफाई देते नजर आ रहे हैं। मामले पर अपडेट क्या है, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है, बताइए जरा। बिल्कुल दिव्या, देखिए कल दिन भर जो है अवैध मस्जिद के खिलाफ उत्तरकाशी में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, जिसमें स्थानीय जनता और तमाम हिंदू संगठन जो है वे शामिल रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शन वो जब कर रहे थे, एक आक्रोश रैली निकाल रहे थे, जिसमें स्थानीय जनता भी शामिल थी। उस बीच जो है पुलिस से भी काफी नोकझोंक हुई, क्योंकि जिस रूट से वे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो उस रोड पे जाए, उस रोड पे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दी थी। उस बीच देखिए कुछ असामाजिक तत्व यानी कि मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि वह इलाका थोड़ा मुस्लिम बोलने था, क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद भी थी जिसको अवैध बताया जा रहा है, और वो मस्जिद पूरी की पूरी अवैध भी बनी हुई है। क्योंकि अगर हम धर्म रक्षक स्वामी दर्शन भारती की माने तो उनके अनुसार ये पहले मकान बनाया जा रहा था सरकारी जमीन पर, फिर उसको अब जो है वो मस्जिद का स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि कुछ मुस्लिम जो वहाँ के रहने वाले हैं वो उसको पुरानी मस्जिद बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं थी, इस मस्जिद को टूटना चाहिए। क्योंकि लगातार ही पहाड़ पे मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले एक तरीके से जो हिंदू सोया हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हिंदू अब जो है वो जाग चुका है और सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि कल पुलिस ने जिस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे, स्वामी दर्शन भारती और तमाम स्थानीय जनता पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया और मुसलमानों ने उसके ऊपर पथराव किया, तो उससे आक्रोशित में जो जनता है उन्होंने आज उत्तरकाशी जिले के जो है कई स्थानीय जो नगर इकाई के बाजार होते हैं वे बंद पड़े हुए। क्योंकि सुबह हमने देखा था कि उत्तरकाशी का बाजार जो है वो खुल गया था, फिर जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जाके जागरूक किया तो वे भी आक्रोश दिखाने के लिए अपनी दुकानें जो है वो सब बंद कर दी। क्योंकि कल जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ उससे काफी लोग जो है, कांग्रेस बता रही थी कि हिंसक घटना जो है
वो बताई जा रही है। और उसमें इसकी सफाई देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा है कि जो प्रदर्शन चल रहा था वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हम इसको हिंसक घटना नहीं कह सकते। प्रदर्शन करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि पुलिस ने उसको रूट पे जाने से पहले जो है वो उनको रोक दिया था। उस वजह से थोड़ा बहुत लाठी चार्ज जो है वे पुलिस प्रशासन को करना पड़ा, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो पुलिस प्रशासन पर पथराव किया था प्रदर्शनकारियों के बीच में। क्योंकि लगातार देखिए आज आक्रोश चल रहा है, आने वाले दिनों में जब तक ये मस्जिद की जो है प्रशासन एक तरीके उसको नहीं हटाएगा अवैध अतिक्रमण को, तब तक जो है आक्रोश जो है हिंदू संगठनों का चलता रहेगा। क्योंकि आज का भी बंद का ऐलान किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। दिव्या जी, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कृष्णा, जिस तरीके से एक तरफ यहाँ पर प्रदर्शनकारी के द्वारा बंद का ऐलान किया गया, तो वही पुलिस प्रशासन के द्वारा धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल देखिए, आज उत्तरकाशी शहर और बड़ी कोर्ट मिला के पुरोला में भी जो है धारा 163 जो है बीएनएस वहाँ पे लागू करी गई है। और साथ ही संदेश दिया गया है कि 5 व्यक्ति से ज्यादा कोई भी एक जगह पे इकट्ठा ना हो। तो पुलिस प्रशासन इस आदेश को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आक्रोश दिखाए जा रहे हैं, तो अंदेशा है कि कोई बड़ा प्रदर्शन भी उत्तरकाशी में हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 जो है वो उत्तरकाशी में लागू करी है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कल प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उस पर भी लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो पहले एक तरीके से दिव्या ना के बराबर हुआ करती थी उत्तरकाशी में। क्योंकि हमने खुद जब उत्तरकाशी के विधायक से हमने कल बातचीत करी है, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने हमको बताया है कि उत्तरकाशी में पहले करीब 400 से 500 के करीब मुसलमान वोटों की संख्या होती करती थी, लेकिन अब 2,500 से 3,000 करीब वो गंगोत्री विधानसभा में पहुंच चुकी है। तो एक तरीके से मुसलमान का ग्राफ देखिए वोटिंग संख्या में भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो बिजनौर से लोग आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, साथ ही उत्तराखंड से जो लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां से तो काफी बड़ी संख्या में मुसलमान जनसंख्या जो है वो उत्तराखंड में आके यहाँ पर रहती है। क्योंकि व्यापार वो इकट्ठा पहाड़ों पर करती है, जो व्यापार हिंदू नहीं कर सकता उसको मुसलमान अपने व्यापार का जरिया बनाकर उत्तराखंड में एक तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पे मस्जिदें भी जो है वो उनके द्वारा बनाई जा रही है और उनके द्वारा सभी जिहाद को अंजाम भी दिया रहा है। चाहे हम लव जिहाद की बात करें, चाहे हम लैंड जिहाद की बात करें, और खुद जिहाद को भी अब अंजाम देना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे तमाम जिहादों से जो है वो उत्तराखंड घिर चुका है, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यवाही की बात करते हैं। लेकिन अब मुद्दा जो है उत्तरकाशी अवैध मस्जिद का दिन भर दिन गर्म एक तरीके से होता जा रहा है। अब जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कृष्णा, लेकिन देखा जाए और पूरी तरीके से उत्तराखंड को समझा जाए तो पहले जिस तरीके से थूक जिहाद की घटना सामने आई और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमने देखा कि किस तरीके से भरे सभा में उन्होंने कहा भी था कि थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन लैंड जिहाद पर सरकार की नजर क्यों नहीं है? और जब सरकार की नजर नहीं है और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा आवाज उठाई जाती है, हिंदू संगठन के द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो उन्हीं के पुलिस प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सीधा देखिए, इस अवैध मस्जिद की जो इसको हटाने की बात काफी समय से स्थानीय लोग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले तमाम हिंदू संगठन ने जो है वो जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि अगर आप इस पर स्वयं कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम ही उग्र आंदोलन जो है वो करेंगे। जिससे तो बरकरार रखते हुए कल तमाम जो आक्रोश रैली है हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय जनता ने वहाँ पे जो है वो निकाली है। अब इस बीच देखिए लगातार इनकी खबरें भी चल रही है। सुदर्शन न्यूज भी प्रमुखता से इन सभी खबरों को जो है वो विशेष कर दिखा रहा है और इस तरीके से हिंदू संगठनों के साथ साथ सुदर्शन न्यूज भी ये मांग करता है कि वो मस्जिद अगर अवैध है तो शासन प्रशासन को अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने देखिए जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, टिहरी में एक अवैध मस्जिद जो थी उसकी खबरें प्रमुखता से दिखाई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मामले में संज्ञान लिया था और उस मस्जिद पर बुलडोजर जो है वह चलवाने की कार्यवाही जो है मुख्यमंत्री धामी ने करी थी। अब उम्मीद यही जताई जा रही है जिस तरीके से उत्तरकाशी की इस अवैध मस्जिद को भी लगातार दिन भर दिन लेकर जिस तरीके से बवाल और प्रदर्शन सड़कों पर अब देखा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर भी अति शीघ्र जो है वो जल्दी फैसला ले सकते हैं। कृष्णा, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं न सिर्फ हम अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बल्कि हम उत्तराखंड को घुसपैठे मुक्त की भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो प्रधान संपादक है डॉक्टर सुरेश चौहान
के जी। महाराष्ट्र से वो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर घुसपैठे मुक्त महाराष्ट्र का उन्होंने आह्वान किया है। इसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सरकार को जरूरत है कि वहां पर सत्यापन कराई जाए, वहां पर मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है उस पर जांच करवाई जाए और घुसपैठे मुक्त प्रदेश, घुसपैठे मुक्त देश जो है वो लागू किया जाए। धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को पारदर्शिता, निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए अगस्त्यमुनि क्रीड़ा भवन में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में जाने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर ईवीएम के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और उसके साथ ही ईवीएम काउंटिंग हॉल और जहां पर स्कैनिंग जांच होगी उसका भी जायजा उन्होंने लिया है। उन्होंने बताया है कि मीडिया और राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए ईवीएम काउंटिंग हॉल और ईवीएम मशीनों के डिस्प्ले के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया है कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी और इसमें पुलिस विभाग सहित सीपीएफ और साथ ही साथ होमगार्ड और स्थानीय पुलिस फोर्स की भी तैनाती किए जाएंगे। वहीं रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया है कि अभी तक 5 लोगों द्वारा नामांकन पत्र लिए गए हैं और मगर अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि 7 केदारनाथ विधानसभा में से कुल 5 संवेदनशील बूथ है, यानी कि कुल 7 बूथ जो है वो केदारनाथ विधानसभा में है, जिनमें से 5 बूथ जो है वो संवेदनशील है। इसमें चौमासी, कविल्ठा, त्रियुणी नारायण व अन्य 2 ऐसे बूथ शामिल हैं जो बेहद संवेदनशील है और जिसमें पहले चुनाव बहिष्कार हुआ था। मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि 7 केदारनाथ विधानसभा यानी कि केदारनाथ विधानसभा के 7 वार्ड हैं, 7 बूथ हैं, उसमें 85 वर्ष से ज्यादा आयु के अलावा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1733 है। जो था वो स्ट्रांग रूम के और हमारा जो काउंटिंग हॉल रहेगा उसके संबंध में आज निरीक्षण किया गया है, क्योंकि इसके संबंध में हमें माननीय आयोग से निर्देश भी हैं कि इसका एक पूरा प्रोफॉर्मा हमें प्लॉट बना करके हमें भेजना होता है, जिस पर अप्रूवल के अनुसार ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस संबंध में जो हमारे ईवीएम के जो स्ट्रांग रूम रहेगा उसका आज देखा गया और साथ ही साथ में जो ईवीएम का काउंटिंग हॉल रहेगा, साथ में ETPBS जहाँ स्कैनिंग होगी और जहाँ पे पोस्टल बैलेट काउंट होंगे, उन सब के लिए भी तैयारियाँ आज की गई हैं। साथ ही साथ में जो हमारे आपके ईवीएम में जब काउंटिंग हो रही होगी या हमारी जब स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी रहेंगी, उसका भी जो डिस्प्ले है वो कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो देख सकें या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब तक वो मशीन स्ट्रांग रूम में रखी है उसका निरीक्षण कर सकें, वो जगह भी आज देखी गई है। चुनाव में बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जैसे कि 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो हमारे SST पॉइंट्स रेज हो गए। फिर इसमें हमें लगभग आज तक CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है और जल्दी आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्चेस दिखेंगे। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पे बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइंस 3 लेयर्ड सुरक्षा रहेगी और लगभग जो लास्ट टाइम का अंदाजा है उस पर लगभग 900 से 1000 के आसपास जो फोर्स है, टोटल फोर्स हमारी होमगार्ड से लेके CFF से लेके स्थानीय पुलिस तथा उत्तराखंड पुलिस के अन्य जनपद की 900 से 1000 के बीच में पुलिस डिप्लॉय हो जाएगी। हाँ, नामांकन पत्र की प्रक्रिया 22 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 22 से 29 तक चलेगा और अभी तक जो है 5 नामांकन पत्र ले गए हैं विभिन्न अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और अभी 2 दिन छुट्टियां भी पड़ रही हैं, तो देखते हैं कब तक लोग जो है दाखिल करते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर एक नए तरीके का एस्ट्रो टूरिज्म विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटकों को खुले आकाश में तारों के दर्शन कराए जाएंगे। और उसको लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि हमने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि जो गांव अधिक ऊंचाइयों पर है,
जहां पर किसी जंगली जानवर का कोई खतरा न हो, वहां पर युवक मंगल दल एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका एयर सफारी या स्टार सफारी के नाम से प्रचार करेंगे। का हमने कार्यशाला पूरी मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इसकी एक वर्किंग सिस्टम एक लाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके, वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें, तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूहों के दीपावली उत्सव के लिए बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। और इस मौके पर सीएस राधा रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साह बढ़ाया है। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दिवाली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है और इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, तो हम लोगों के बच्चों ने जो बनाए ये तो अपने प्रदेश के बच्चे हैं, तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं इन्होंने जो बनाया है सब लोग इन्हीं को यूज़ करें, इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर ले जा रहे हैं। थैंक यू। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर मलिन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 वर्ष और आगे बढ़ाए जाने की खुशी में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर सभी ने मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि इस दिवाली मुख्यमंत्री धामी ने बस्ती वालों को बड़ी राहत दी है। भाजपा सरकार तीसरी बार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई है। आगे उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति कैसे अपना घर बनाता है और कैसे जीवन यापन करता है, उस दर्द को सीएम धामी भली भांति महसूस करते हैं। अपने युवा मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के ऊपर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मरीन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मरीन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट में मिले। इससे पहले नगर के चुनाव में हमारा वोट बना, विधायक के चुनाव में इन लोगों का अपार समर्थन उनको मिला और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन बस्ती वासियों के साथ में है। और इसके लिए मैं धामी जी का एक बार अभिनंदन करता हूँ, पूरी कैबिनेट का वो करता हूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बैठक में मंत्री ने कहा है कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी पूरी तैयारी रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि
कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है, पहले जो हाउसेज हैं, मकान हैं, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देहरादून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। और इस तरह दिवाली से पहले और बाद में कई जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया है कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटा घर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं। और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जल्द होगा हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड वासियों के लिए है, जहां पर देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल सेवा शुरू होने जा रही है। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी सेवा का शुभारंभ करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ अन्य सांसद और मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि दूर दराज क्षेत्र में रहने वालों के लिए राहत की ये खबर है, जहां पर सीरियस मरीज को लाने के लिए अब हेली मेडिकल सेवा जो है, हेली एम्बुलेंस जो है, उसकी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स जो है वो मरीज हेली एम्बुलेंस के माध्यम से आ सकेंगे। ऋषिकेश एम्स के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ होगा। देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।